हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की इतिहास से इकाई 6 लेकर आए हैं। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का अभ्यास प्रश्न है का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम लोग आए हैं। तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, बुक में आप लोग मिला लीजिएगा, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। उत्तर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। बुक में आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। 3 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, संपत्ति। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका सेकेंड उत्तर सही हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। उत्तर हो जाएगा सेकेंड, शहरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। उत्तर हो जाएगा 4, महानगर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 40 लाख। कितना? 40 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, मध्यम वर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। ओके, आइए हम लोग चलते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, या भरे रिक्त स्थानों को भरे उस पे। पहला है, शहरों के विस्तार में भव्य यहाँ पे परकोटों का निर्माण हुआ। दूसरा है, लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। तीसरा यहाँ पे शहरों में रहने वाले प्रवासियों या प्रवासियां सीमित थे। ओके, फिर यहाँ पे 4 है, 4 में ब्लैंक स्पेस की जगह पर होगा, औद्योगिकृत देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। ओके, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। ब्लैंक स्पेस की जगह पे होगा, स्थानीय निकाय के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। ओके, आइए हम लोग चलते हैं। अब समूहों का मिलान करना है, उस पे क्या है। पहला है यहाँ पे आप लोगों के पास मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड। ये क्या है तीनों। तो 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर। बुक में मिलान करने के लिए इस तरह से दिया हुआ रहता है, बुक में आप इस तरह से मिला सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है। 2 है, चिकित्सक का 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा बेरोन हॉसमान। 3 है, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का फर्स्ट हो जाएगा नगर। ओके, 4 है, बम्बई का दूसरा हो जाएगा क्या, वाणिज्य राजधानी। 5 है, पेरिस। तो पेरिस का 4 इज द राइट आंसर, मध्यम वर्ग। ओके, आइए हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे क्या है। पहला है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जिन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वो थी, पहला क्या था, तो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा था विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ठीक है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। उत्तर हो जाएगा, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर किया जाता है। गांव में रोजगार की संभावनाएं कम होती है, जबकि शहरों की ओर व्यक्ति का पलायन इसलिए होता है कि शहरों में रोजगार की अपार संभावनाएं होती है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आए हैं वो VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था में दो मुख्य आधार हैं। कौन कौन सा है, तो जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक लिखा हुआ यहाँ पे अधिक होता है। शहरों तथा नगरों से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। ठीक है, फिर अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी तथा एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों, यहाँ पे देखिए शहरों है की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े, जिससे नए नए शहरों का उदय हुआ, जिसके कारण शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गए। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, 4 है, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होते हैं। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। उत्तर हो जाएगा, शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। आवागमन को ही यातायात कहते हैं। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है, 6 है जो कि VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसे भी आप लोगों को अच्छे ढंग से देखना है। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर पेज आप लोगों का खत्म हो जाए तो इस तरह से देख के आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत बेनिफिट होता है वीडियो को जब आप लोग अच्छे से देखते हो। तो उत्तर हो जाएगा, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति, देखिए इसको अंतर अभिव्यक्ति पढ़ेंगे, है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, 7 है आप लोगों के पास, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। जिसका उत्तर हो जाएगा, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त
वे वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। यह सत्य है कि ये सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त थे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तथा जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चूंकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाह्यताओं में ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैं, बाह्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक तरफ संपन्न थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ बाह्य चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल और अंधकार, एक ओर अवसर था तो दूसरी ओर निराशा थी। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है? नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने? उत्तर हो जाएगा, शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। कितने दशक के बाद? तो 1870 ईस्वी या दशक के बाद। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिस्ट सभी वयस्क पुरुष के लिए चलाया गया आंदोलन। चार्टिस्ट किसे कहते हैं? तो सभी वयस्क पुरुष के लिए चलाया गया आंदोलन को चार्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन। ठीक है, आदि ने नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना को विकसित किया। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है? 9 है आप लोगों के पास, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? राइटिंग तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अच्छे तरह से समझ में भी आ रहा होगा। ओके, नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले, देखिए, काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख का विनिमय, बीमा, अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि इस व्यावसायिक पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। इन विशेषताओं ने ही नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? उत्तर हो जाएगा, शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमि विहीन कृषक वर्ग के रूप में, यानी कि भूमि उनके पास नहीं हुआ करता था, कृषक वर्ग के रूप में थे। शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में गांवों से शहरों की ओर इनका पलायन हुआ।
मतलब आवागमन हुआ, वो लोग गांव से शहर की ओर चल पड़े। इस तरह रोजगार की संभावना को तलाशते हुए श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन हुआ। ओके, कितना सिंपल सा आंसर है, आप लोग समझ सकते हैं खुद से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? उत्तर हो जाएगा नए नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। कौन कौन? तो शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहरों में कई नई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। ओके, अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश डालें मतलब कि प्रकाश लाइट वाला प्रकाश नहीं, मतलब कि लिख के समझा के प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव के शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहरों में उन्नत अवस्था में होती है। गांव से शहरों का विकास एक वृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों यहाँ पे यूं है, ठीक है, गलती से सट गया है। ओके, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं, आप लोग को तो गलत हम पढ़ा नहीं सकते, शताब्दियों है, ठीक है, आप लोग शताब्दियों समझिएगा, पर फैली है। समाज शास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे में वे क्षेत्र जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ एक क्षेत्र जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। ओके, फिर देखिए मध्यकालीन सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। नए प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई। यहाँ पे है जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी, जो अधिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। ठीक है, कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें मध्य परकोटों का निर्माण हुआ। देखिए ये कुछ याद आ रहा है, ये लाइन यहाँ से, कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें मध्य परकोटों का निर्माण हुआ। परकोटो ब्लैंक स्पेस में हम बताए थे ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे में। देखिए कहाँ कहाँ से आता है क्वेश्चन। ये शहर तथा इनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर नए राजमार्गों से जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जल मार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। ओके, फिर देखिए यहाँ से, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? तो 200 वर्ष पुराना है। आइए अब हम लोग चलते हैं 2 पे। क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, आप लोग को ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से गांव की आबादी कम होती है,
नगरों की आबादी ज़्यादा होती है। आज शहरों में तेजी से बढ़ती रोजगार की अपार संभावनाओं ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए विवश किया है, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। शहरों में जनसंख्या का घनत्व गांवों से अधिक है। गांवों की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि तथा पशुपालन है। क्या है? कृषि और पशुपालन, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। ठीक है। वही दूसरी ओर शहरों में व्यापार और उत्पादन आदि आजीविका के साधन हैं। शहरों में क्या है? व्यापार और उत्पादन। ओके। गांव का प्राकृतिक वातावरण काफी स्वच्छ होता है। ठीक है। लेकिन शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण, फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण वातावरण काफी प्रदूषित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहर में अधिक उन्नत अवस्था में होती है, जबकि गांव में इन सबों का अभाव होता है। देखते हैं गांव में जो व्यक्ति होता है वो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, कृषि पशुपालन में ही उनका जीवन कट जाता है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत ही नॉलेज होता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में सभी बच्चे पढ़ते हैं और जॉब लेते हैं। फिर देखिए, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में भी ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था में अंतर है। शहरों तथा नगरों से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलाप में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। किससे? तो कृषि से। ठीक है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। इसी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है। आधुनिक शहरों के विकास ने भी लोगों को शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ाया। ये भी क्वेश्चन था। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। शहर ही प्रायः राजनीतिक प्राधिकार के केंद्र बन गए, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगे। ओके। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? उत्तर हो जाएगा, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जाता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। ठीक है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या के यह स्तर जहां कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स में। वहीं यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, परंतु इन बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से, जैसे प्रजाति, धर्म, नृजातीय जाति, प्रदेश तथा समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उनमें एक ओर सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करता है, जो दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया। ओके। फिर है, शहरों में नए सामाजिक समूह बने। सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं ये बंधन ढीले पड़ने लगे। महिलाओं को मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की
स्थिति में भी परिवर्तन आए। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई है तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि पाश्चात्य देश में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। शहरी जीवन से समाज में नए नए वर्गों का उदय हुआ। कौन कौन सा? व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ओके, कितना वर्ग है? 1 2 3 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। उत्तर हो जाएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। शहरीकरण के साथ ही समाज में इन वर्गों का महत्व बढ़ता ही गया। फिर है व्यवसायी वर्ग। शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसायी वर्ग की उत्पत्ति हुई। चूंकि व्यापार शहरों में ही होते थे, इसलिए शहरों में ही विभिन्न व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आए। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम करने के बदले वेतन मजदूर का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख, विल का विनिमय, बीमा, अनुबंध, कंपनी, साझेदारी आदि व्यवसाय पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रहे। शहरों में यह व्यवसायी वर्ग एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। फिर है मध्यम वर्ग। शहरीकरण की प्रक्रिया ने समाज में मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को काफी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह मध्यम वर्ग विभिन्न रूप में शहरों में कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सा, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स। इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। मजदूर वर्ग। आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर शहरों में श्रमिक या मजदूर वर्ग का भी उदय हुआ। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहरों में कल कारखानों की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुए। अतः शहरीकरण ने इन मजदूरों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया, जिसके कारण शहरों में मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। आप लोग वीडियो तक एंड तक इस तरह बने रहें। अच्छा लगा, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें तो उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे, जिनमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयरहाउस, सेना की छावनियाँ, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय व पुस्तकालय थे। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जाए या खोजा जा सके। ठीक है,
और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। ध्यान से देखिएगा, बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में फिर से देखते हैं यहाँ से। व्यापार का केंद्र था जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल की बड़ी तादाद में रवाना है। ठीक है, आप लोग खाना मत पढ़िएगा, ये रवाना है। अगर ये से जुड़ा होता तो खाना होता। ठीक है, ऐसे रवाना होता, ऐसे रवाना है। ठीक है, रवाना किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में बसे। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ और 1921 ईस्वी तक वहां 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1931 तक लगभग एक चौथाई ही बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। ओके, देखिए यहाँ पे जो रवाना लिखा हुआ है इस टाइप से, आप लोग इसे रवाना ही पढ़िएगा। ठीक है, और जब खाना लिखाता है तो ख जो होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, र और व को मिला दिया जाता है, और जब रव टाइप का कोई शब्द लिखना होगा तो इसे अलग अलग लिखना है। अब रवाना को ऐसे मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ये खाना। ठीक है, और अगर इसे आप लोग इस तरह से लिखिएगा तो ये हो जाएगा रवाना। और ठीक है, अब जब इसे मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा खाना। ठीक है, तो आप लोग ये सब वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।